हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की जो क्लास है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आपको देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और जो फिलहाल में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के। लास्ट तक बने रहिए। 2022 में कितने लल्लूपन जो क्वेश्चन आए वो भी आपको दिखाऊंगा। 2017-18 में किस तरह के क्वेश्चन आए थे जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे वो भी दिखाऊंगा। सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी टाइम स्पीड डिस्टेंस की हमने 2 क्लासेस कर ली थी, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें रह गई थी। जैसे कि हम बात करें, ट्रेन वाले क्वेश्चंस रह गए थे, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन रह गए थे, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम के रह गए थे और ट्रेन वाले क्वेश्चन हमारे रह गए थे। ठीक, तो इसमें हम आज इस वीडियो के अंदर ये ट्रेन वाले, बोट स्ट्रीम वाले है ना, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो सारे हैं ही, तो बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, भले ही आपने अभी तक की क्लास देखी है नहीं। देखनी तो ज़रूरी है, अगर आपको बेसिक नहीं पता तो देखनी पड़ेंगी वो, क्योंकि इनके अंदर मैंने हर चीज़, कोई भी फॉर्मूला है किस तरह से बनता है फॉर्मूला और कहाँ पर उसको अप्लाई करना है, उसकी एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से बता रखी है, तो वो देखना तो मस्ट है। लेकिन आज की जो वीडियो है बहुत दमदार होगी। हो सकता है थोड़ी सी स्लाइटली बड़ी हो जाए, लेकिन बने रहिए। अगर आपको हाँ क्वेश्चन बीच में ऐसा लग रहा है कि आपके करे हुए हैं, आपके पढ़े हुए हैं, तो आप वीडियो को आगे स्किप करके देख लीजिए, लेकिन क्वेश्चन आपको यहाँ बहुत अच्छे लेवल के मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज बात करें। सबसे पहले अगर मैं ट्रेन के आपको कुछ बताऊं कि ट्रेन में क्या क्या होता है। ट्रेन में हमने देखी ट्रेन के क्वेश्चन किस किस तरह के मिलते हैं। सबसे पहले तो आपके पास मान लीजिए कोई झील है, कोई एक झील है जिसके अंदर पानी मूव नहीं कर रहा, उसके अंदर एक बोट पड़ी हुई है। तो और बोट को कहीं मूव करके जाना है, इस झील के अंदर घूमना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीड से ही घूम सकती है, उसमें पानी का कोई भी रोल नहीं होगा। तो उसमें हम उसको बोलते हैं हम स्थिर जल में नाव की चाल, जिसको हम एक्स से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अभी एक्स मान लीजिए, उसको हमने कह दिया कि एक्स किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड होगी। तो एक कंडीशन तो ये बनेगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि कोई आपकी नहर है, कोई नदी है, कुछ भी है ना, वो चालू है, चल रही है, वो इस तरह से बह रही है। उस बहती हुई नदी में आपकी एक बोट पड़ी हुई है। ठीक, इस बोट में आपका हो क्या रहा है, देखिए कि बोट की एक स्पीड खुद की होगी। मान लीजिए बोट की स्पीड हमने एक्स मान रखी है। साथ के साथ जब धारा की जो प्रवाह है वो इधर की डायरेक्शन यानी कि नीचे को हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हमारी जो नाव है उसकी स्पीड प्लस इस धारा की स्पीड आपस में ऐड हो जाएंगी। आप एग्जांपल के तौर पर समझिए, आज आप अगर कहीं गांव से हैं, कहीं से भी आप गंगा में, नहर में कहीं ना कहीं तो नहाए होंगे, तो जिस तरह धारा बहती है, आप उसमें जब छलांग लगाते हो तो आपकी स्पीड जितने से आप अपना मूव कर रहे होते हो उससे बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारी जो नदी की या गंगा की स्पीड है वो भी उसके अंदर ऐड हो जाती है। इसीलिए जब भी आप डायरेक्शन में उसके जाएंगे, जिस डायरेक्शन में पानी मूव कर रहा है, तो आपकी स्पीड, मान लीजिए मैं कहूँ कि धारा या प्रवाह की जो स्पीड है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसकी डायरेक्शन में जब आप जाओगे, इसको हम कहते हैं क्या, डाउनवर्ड आप जब जाओगे, या डाउन स्ट्रीम बोल देते हैं इसको, डाउन स्ट्रीम जब आप जाओगे तो तब आपकी स्पीड जो हो जाती है, रिलेटिव स्पीड जो हो जाती है वो x + y हो जाती है, जब हम पानी की दिशा में जा रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके अपोजिट दूसरा क्या बनता है? दूसरा देखिए आपका ये बनता है कि मान लीजिए ये नदी आपकी बह रही है, इसमें बोट पड़ी हुई है आपकी, लेकिन बोट जो है इस बार वो पानी के अपोजिट चल रही है। ठीक है, बेसिक समझाना पड़ता है। देखिए मान लीजिए कोई ऐसा है जिसको लग रहा हो कि तो बहुत बेसिक बातें हैं, तो आप स्किप करके आगे चले जाइए, लेकिन कुछ होते हैं जिनको बेसिक बताना पड़ता है। धारा का प्रवाह तो आपका देखिए इस साइड में हो रहा है, ऐसे हो रहा है, लेकिन आपकी जो नाव हो, वो नाव आपकी इस तरफ मूव कर रही है, उसके क्या, अप स्ट्रीम मूव कर रही है, यानी कि ऊपर की ओर अप स्ट्रीम मूव कर रही है। तब आपकी क्या होगी, आप मान लीजिए 10 की स्पीड से चल रहे हैं, या आपकी x है, ये y है, x की वैल्यू अगर 10 है, यानी कि आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गंगा जी में कूदे या नहर में कहीं भी कूदे, ठीक है, और आपको धकेल के आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाएंगे, लेकिन स्ट्रीम की या जो हमारा प्रवाह है उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप देखोगे 10 किलोमीटर आप 1 घंटे में जा सकते थे, लेकिन जो धारा का प्रवाह था उसने आपको 5 किलोमीटर धकेल के पीछे खड़ा कर दिया। इसका मतलब आप 5 किलोमीटर ही 1 घंटे में चल पाए, तो आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि स्थिर जल में नाव की चाल, उसमें से माइनस कर देते हैं जो हमारी स्ट्रीम की चाल होती है या हमारी प्रवाह की चाल होती है उसको। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से ट्रेन, इसके सॉरी गलत लिखा गया है ट्रेन के नहीं है, बोट एंड स्टीम के मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, ट्रेन ऊपर गलत लिखा गया। ठीक है, ये ट्रेन गलत लिखा गया, इसको थोड़ा बोट एंड स्टीम लिख देते हैं।
ट्रेन के भी समझेंगे। ये आपके क्या थे, बोट एंड स्टीम के कॉन्सेप्ट थे। इतने ही बाकी जैसे जैसे इसमें आगे जाते जाएंगे आप देखिए, डाउन स्ट्रीम को हम डी से डिनोट करेंगे, अप स्ट्रीम को हम यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। धारा के प्रवाह के साथ और धारा के अपोजिट। आपसे कभी भी पूछ ले, मान लीजिए एक्स क्या है आपकी, एक्स शांत जल में नाव की चाल, स्पीड इन स्टिल वाटर, बोट की किसकी स्पीड है, बोट की स्पीड है इन स्टिल वाटर, ठीक है। और ये बाई क्या है हमारी धारा की चाल या स्ट्रीम की स्पीड। जब भी आपसे एक्स पूछ ले तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट डी यानी कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2 कर देंगे। और आपसे कभी बाई यानी कि धारा का प्रवाह पूछ ले तो धारा के प्रवाह की स्पीड पूछ ले तो उस टाइम पे आप डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2 कर देंगे। ये छोटे छोटे 2 कॉन्सेप्ट हैं जो कि क्वेश्चन में अप्लाई हो जाते हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन होते रहेंगे, क्वेश्चन में आपको मैं काफ़ी कुछ क्वेश्चन को देखिए, ये क्या है, बेसिक्स हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में जो भी आता है उसको हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हमको कुछ भी लिख के नहीं दिखाना कि हाँ लिखने के हमें मार्क्स मिलेंगे, हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो हम ऑप्शन की भी हेल्प लेंगे, अजम्पशन भी लगाएंगे, फॉर्मूले भी लगाएंगे, जिससे भी हमारा क्वेश्चन जितनी जल्दी बन जाता है हम सारे के सारे तरीके इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये थी बात बोट एंड स्टीम की। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम ट्रेन की। ट्रेन का क्या मामला होता है, ट्रेन बहुत आसान है। ट्रेन का तो बस ये समझ लीजिए आप कि जैसे हमने रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट था, बस मोस्टली वही है। इसमें बस एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट आता है, मान लीजिए ये आपका एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इस पर यहाँ से मतलब एक ट्रेन है, एक ट्रेन बनाते हैं छोटी सी, ये ट्रेन है, इसके पीछे छोटे छोटे डिब्बे जोड़ देते हैं, ठीक। ये ट्रेन जो है मूव करना स्टार्ट की प्लेटफॉर्म के इस हिस्से से, ठीक। इस हिस्से से जब ये घुसेगी, यहाँ से घुसती हुई जाएगी जाएगी जाएगी, ठीक है, चलती चलती यहाँ पहुँच जाएगी। यहाँ इसका जब इंजन आ गया, लेकिन हम ये इसको पूरे के प्लेटफॉर्म को पार भी करेगी। जब पार करके निकल जाएगी तो कब तक चलती रहेगी, कब तक ये प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर पाएगी, जब तक इसका लास्ट का डिब्बा ना निकल जाए, ठीक है। ये इंजन था इसका, और ये कब तक चलती रहेगी, जब तक कि इसका लास्ट का डिब्बा पार ना हो जाए। तो देखिए स्टार्टिंग के पॉइंट से ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे गई थी और जब निकलते टाइम लास्ट के डिब्बे से निकली है। इसका मतलब अगर ये x किलोमीटर का प्लेटफॉर्म था, इसने x किलोमीटर की दूरी इतनी तो तय की, साथ के साथ हमने कब तक ट्रेन को आगे निकला हुआ नहीं माना, जब तक कि वो अपनी स्पीड को भी आगे ना निकाल के चली गई हो। तो इसकी अगर मैं डिस्टेंस को ट्रेन की y कह दूं तो कभी भी अगर हमको ये निकालना हो, प्लेटफॉर्म वाली कंडीशन आएगी तो हम ये कहेंगे टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी आपकी, टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी आपकी प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस प्लस आपकी ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या आता है, मान लीजिए एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, एक आदमी खड़ा हुआ है। इस आदमी को अगर एक ट्रेन पार करती है तो एक आदमी हो या एक खंबा हो, पोल हो, कोई भी हो, जब उसको वो पार करेगी तो देखिए वही सेम बात आपको समझनी है जो हम कुछ देर पहले पीछे समझ रहे थे भी, है ना, प्लेटफॉर्म वाली। यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ किसी की डिस्टेंस को पार नहीं कर रही है। आदमी की डिस्टेंस क्या होगी, कुछ नहीं होगी, या खंबे की डिस्टेंस कुछ नहीं होगी। ट्रेन जब तक निकलेगी जब तक कि वो अपने पिछले डिब्बे को पार ना कर ले, पिछले डिब्बे को पार ना कर ले जब तक उसको वहाँ से निकलती रहेगी। इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अपनी डिस्टेंस को ही पार कर रही होगी। ये ट्रेन की जो डिस्टेंस, ट्रेन की जो लंबाई है, ट्रेन अपनी लेंथ को ही पार कर रही होगी जब किसी पोल को या किसी आदमी को पार कर रही होगी। इस कंडीशन में हम डिस्टेंस जो कहेंगे, टोटल डिस्टेंस, ट्रेन की जो लेंथ है उसी को कह देंगे, ठीक है। अब कंडीशन आपकी एक और क्या बन सकती है, मान लीजिए ट्रेन तो आपकी मूव कर रही है किसी एक डायरेक्शन में, ठीक है, ये ट्रेन है आपकी, या आप किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये किसी एक आदमी इसके सामने खड़ा है, कुछ दूरी पे होगा, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, हमने पढ़ा था ना, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था पीछे। तो रिलेटिव स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, हम कहेंगे कि अगर ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रही है और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रही है तो रिलेटिव स्पीड इनके आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक। जब ये सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो उस टाइम पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, उस टाइम पर रिलेटिव स्पीड आपस में घट जाती है। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो इसको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि कुछ होगी रिलेटिव स्पीड वाले कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो देखिए वाटर एंड स्टीम का जो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। साथ के साथ जो ट्रेन वाले कुछ होते हैं कि ट्रेन में हम कैसे कैसे डिस्टेंस देखते हैं, कैसे कैसे हम स्पीड को देखते हैं, वो मैंने आपको
समझा दिया है। और रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके थे कि जब एक दोनों अपोजिट के डायरेक्शन में कोई भी दो चीज़ मूव कर रही है किसी स्पीड के साथ, तो उनके बीच की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो आपस में जुड़ जाएगी, लेकिन जब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उनकी रिलेटिव स्पीड आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर क्रॉस्ड अ 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड, ठीक है, एंड ओवरटुक अ मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड। क्लियर है? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू बतानी है कि वो ट्रेन जो है कितनी स्पीड से चल रही है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 30 सेकंड में। तो एक बात बताइए, टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे 200 मीटर का तो प्लेटफॉर्म होगा वो, प्लस साथ के साथ उसकी खुद की भी लंबाई रही होगी कुछ, उसको पार करती है वो 30 सेकंड में। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब स्पीड है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, स्पीड कितनी है उसकी, x किलोमीटर प्रति घंटा की है। लेकिन हमको मीटर पर आवर में दिया होता है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, किलोमीटर पर सेकंड में कर देंगे। पहली कंडीशन साइड मतलब लिख दी हमने। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि एक आदमी जो सेम डायरेक्शन में चलता है, सेम डायरेक्शन में किस स्पीड से चलता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। तो हमको पता है स्पीड, अगर हम रिलेटिव स्पीड की बात करें तो हो जाएगी x माइनस 6 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि सेम डायरेक्शन की बात हो रही है। x किसकी है, ट्रेन की है, और 6 किसकी है, आदमी की है। मीटर पर आवर में बदलने के लिए 5/18 करेंगे, और 20 सेकंड में पार करती है। एक बात बताइए, मैंने भी आपको बताया किसी आदमी या किसी पोल या किसी खंबे को पार करती है, जब ट्रेन तो अपनी लंबाई को पार कर रही होती है, तो उसकी लंबाई कितनी है, L है, अपॉन में क्या कर देंगे टाइम, यानी कि 20 सेकंड। बस यहाँ से इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमको क्या करना है, सॉल्व करके इसको हमको x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो करते हैं, देखिए क्या आएगा इसमें कि 5 इससे काटेंगे हम तो ये 10 बनेगा, 2 से ये 9 बनेगा, यहाँ कुछ कट रहा है, ये भी यहाँ कितना कितना बन रहा है, नहीं ये कितना बनेगा 15, 6 से काट लो, 6 पंजे 30 और 6 × 18, ठीक है। यहाँ ये 10 बनेगा, ये 9 बनेगा, कुछ और रह रहा है क्या, नहीं। इसको अगर मैं लिखता हूँ तो कितना आएगा, ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बनेगा 600 + 3L इज़ हो जाएगा 5 पंजे 25x। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कितना है 9L इज़ कितना बनेगा, आप कहोगे जी 10 पंजे 50, 50x और माइनस 5 × 30 यानी कि 300 ये बनेगा। क्लियर? बस सॉल्व कर लीजिए। ऊपर वाले में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप कहोगे 9L बन जाएगा, 9L बन जाएगा, तो दोनों को इक्वेट कर दो तो हमारा कितना बचेगा ऊपर, ये 25 × 75x माइनस 6 × 1800 है ना, ये वाला 600 माइनस में चला जाएगा, 9L को रोकना है तो। और 9L की वैल्यू दूसरी कितनी है, आप कहोगे 50x माइनस 300। तो यहाँ से आप देखोगे 25x की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे 1800 में से 300 जाएंगे तो आपका बचेगा 1500। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 25 × 6 = 150 होते हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही तो हमको निकालना था। तो देखिए इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आने वाले जो भी होंगे हम इस तरीके से करेंगे। ये बेसिक से आपको मैंने इसलिए बताया कि प्लेटफॉर्म की जब भी बात होगी इसमें हम ट्रेन की लेंथ भी ऐड करेंगे ज़रूर, ठीक। उसी तरीके से अगर किसी आदमी को पार कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ लेंथ लेंगे वहाँ पे ट्रेन की, और आगे क्वेश्चन को अपने कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं तो, और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देखिए किसमें पिछले वाला क्वेश्चन की बात करोगे तो CGL मेंस 2018 में प्रैक्टिस आपके यहाँ से ज़बरदस्त हो जाएगी। क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अगर क्वेश्चन कोई दिख रहा है आपको देख के कि हाँ ये मेरे करने लायक है तो बिल्कुल स्किप कर दीजिए, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हाँ वीडियो पे सिर्फ बने रहिए टाइम ख़राब करने के लिए, नहीं। समझ आ रहा है और आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो ज़रूर देखिए, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन को स्पीड से 1.5x की स्पीड से देख सकते हैं, या फिर क्वेश्चन को स्किप करके दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि रेनो वॉज सिटिंग इनसाइड अ ट्रेन, रेनो वॉज सिटिंग इनसाइड ट्रेन ए विच वॉज ट्रैवलिंग 50 किलोमीटर पर आवर। CGL मेंस 2018 का क्वेश्चन है। एक ट्रेन में बैठी हुई है रेनू और जिस ट्रेन की स्पीड जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक दूसरी ट्रेन भी है जिसकी लंबाई पहले वाली ट्रेन की लंबाई के 3 गुना है, ठीक है। द लेंथ ऑफ ए क्रॉस्ड हर इन अपोजिट डायरेक्शन इन 15 सेकेंड। जो दूसरी वाली ट्रेन है बी, वो पहली वाली ए ट्रेन में बैठी हुई रेनू को पार करती है कितने, 15 सेकंड में, और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट है तो एक बात बताइए,
इनकी स्पीड आपस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, सबसे पहले दिमाग में आपका यही आना चाहिए कि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी। बी की स्पीड अगर 58 है ट्रेन बी की और ट्रेन ए की 50 है, तो दोनों की ऐड करके 50 और 50 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। लेकिन बाकी हमको देखिए 15 सेकंड और मीटर में पूछा है, तो इसको आप 5/18 करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 पंजे 30, यानी कि 30 मीटर पर सेकंड इसकी क्या होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, जब दोनों ऐसे ऐसे मूव कर रही होंगी ट्रेनें। अब इस ट्रेन में पहली वाली में तो रेनू बैठी हुई है, अच्छा रेनू बैठी हुई है, इसकी जो ये है क्या नाम दूरी है, लेंथ है, पहली वाली ट्रेन की x है, तो इसकी 3x होगी। क्लियर है यहाँ तक? जब दोनों एक दूसरे को पार कर रही होंगी 30 की स्पीड से 15 सेकंड लगते हैं, तो 30 गुणा 15 बराबर क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, स्पीड इनटू टाइम बराबर किसके होता है, डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहे हैं, रेनू को पार कर रही है दूसरी वाली ट्रेन, सिर्फ ये दूसरी वाली ट्रेन जो है सिर्फ रेनू को पार कर रही है। रेनू का मतलब क्या है कि रेनू का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ वो अपनी लंबाई को पार कर रही होगी, 3x को पार कर रही होगी। ठीक है, अब इसमें आप 3 से 10 बार चला गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे x की वैल्यू आ गई 150 मीटर। और यही पूछ रहा था कि जो ट्रेन ए है उसकी लंबाई कितनी है, तो ट्रेन ए की लंबाई हमने x मान रखी थी, इसका मतलब 150 मीटर की ट्रेन ए है। अगर ट्रेन बी की बात पूछता तो हम इसको यहाँ 15 से 45 450 मीटर कह सकते थे अगर पूछता तो। क्लियर है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करेंगे। 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ए की गति को हम 2 गुना कर दे तो वह ट्रेन बी से 1 घंटे कम समय लेती है। तो ए की गति बताइए कितनी है। डिस्टेंस दोनों सेम, डिस्टेंस क्या है, सेम है, दोनों ही बराबर डिस्टेंस तय कर रही हैं, तो इसका मतलब स्पीड का जो रेशो होगा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टाइम का रेशो हो जाएगा। अगर ए की स्पीड को, ए की बात करें, हम सिर्फ ए के लिए बात करें, ए ने अपनी स्पीड को क्या किया है, 2 गुना कर दिया है, 1 से 2 कर दिया, तो इसका टाइम जो होगा ट्रेन ए का वो 2 से 1 हो जाएगा। बस बात बन गई। इनके बीच का एक्चुअल में गैप कितना है, 1 का है, और 1 की वैल्यू कितनी है, आप एक बात बताइए। बी से पहले इसको कितना 2 से ही 2/3 अधिक लग रहे थे, लेकिन जैसे ही इसने अपनी स्पीड डबल की तो 1 से ही 1/3 क्या है, कम लगने स्टार्ट हो गया। इस तरह के क्वेश्चन हमने पीछे किए थे ना। तो इनके बीच का एक्चुअल में मीन टाइम जो हुआ है वो कितना है, आप कहोगे 2 से ही 2/3 का मतलब कितना होता है, 8/3, और 3 से ही 1/3 का मतलब कितना होता है, 4/3। इसका मतलब 8 और 4 12/3, या फिर इसको हम क्या कह देंगे, 4 आवर्स। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 8 आवर्स। तो ट्रेन ए के लिए जो एक्चुअल टाइम था वो 8 घंटे था। एक्चुअल टाइम कितना था, 8 घंटे था। ठीक है, लेकिन उसको डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, आप कहोगे डिस्टेंस कवर करनी है 416, क्योंकि हमको स्पीड बतानी है कि, तो 416 की डिस्टेंस को 8 घंटे में कवर करने के लिए उसकी स्पीड कितनी होगी, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 52 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए सीजीएल मेंस 2018 में आया हुआ है और आगे आने के चांसेस हैं, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसमें ए की पूछ ली थी तो हमने ए की डायरेक्ट निकाल दी, क्योंकि ए की स्पीड डबल हो रही थी। अगर बी की पूछ लेता तो उस तरह की क्वेश्चन भी हम आगे अभी देखेंगे कि कैसे करने हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें कि 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक लेती है। इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम कर दी जाती है। 1/4 का मतलब 3/4 कर दी होगी, अरे 4 में से 1 कम कर देना तो 3/4 रहेगी होगी इसकी स्पीड। अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती है। तो ट्रेन ए की स्पीड बतानी है। स्पीड में चेंज किसके क्या है, बी के, तो हम बी पे ही काम कर सकते हैं, ट्रेन बी का ही कुछ भी निकाल सकते हैं हम। तो ट्रेन बी की अगर मैं बात करूं, बी के लिए स्पीड क्या हुई है, आप कहोगे कि ट्रेन बी की स्पीड 4 से 3 हो गई, तो उसका टाइम कितना हो गया होगा, 3 से 4 हो गया होगा। इसका मतलब एक का जो गैप आया है ये किसके बराबर है, आप कहोगे 45 मिनट पहले अधिक लग रहे थे उसको, अब 30 मिनट ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट, 1 मिनट, तो क्वेश्चन फिर से देखते हैं। ट्रेन ए टेक्स 45 मिनट्स मोर देन ट्रेन बी। ठीक है, ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक लग रहे थे इंजन की खराबी के कारण। अब हुआ क्या है कि बी की गति इतनी हो गई है, उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक लग रहे हैं। इसको हम उल्टा कैसे कह सकते हैं, एक बात बताइए मुझसे, इसको हम क्या कह सकते हैं, ट्रेन ए
बी की तुलना में ए को 45 मिनट अधिक लग रहे थे। तो इसको हम उल्टा ये भी तो कह सकते हैं कि ए की तुलना में बी को 45 मिनट कम लग रहे होंगे। बी को 45 मिनट यहाँ कम लग रहे हैं, यहाँ पे 30 मिनट अधिक लग रहे हैं, तो कुल मिला के टोटल गैप कितना आ गया, आप कहोगे 75 मिनट का गैप आ गया। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना था, आप यहाँ पे अधिक अधिक देख के थोड़ा सा समझना था कि माइनस ना कर देते 45 माइनस 30, क्योंकि हमने ऐसा, क्योंकि ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक ए को लग रहे थे। तो इसका उल्टा भी तो कह सकते हैं हम कि ए की तुलना में बी को 45 मिनट कम लग रहे होंगे। तो अगर 45 मिनट यहाँ कम लग रहे हैं, यहाँ 30 मिनट फालतू लग रहे हैं, तो टोटल क्या है 75 मिनट का अंतर आ रहा है। अच्छा, एक्चुअल टाइम अगर मैं निकालना चाहूँ ट्रेन बी का, तो आप कहोगे 75 × 3 कितना होता है, 225 मिनट। 225 मिनट एक्चुअल टाइम है किसका, ट्रेन बी का। ये ट्रेन बी का टाइम है, ठीक है। अब ट्रेन ए का टाइम अगर मैं निकालना चाहूँ, क्योंकि हमको तो ट्रेन ए की स्पीड बतानी है, ट्रेन ए के लिए टाइम कितना हो जाएगा, आप एक बार बताइए। ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक लग रहे थे, तो 225 मिनट अगर इसको लग रहे हैं, किसको, ट्रेन बी को, तो ट्रेन ए को टाइम कितना लग रहा होगा, 45 मिनट अधिक, इसका मतलब 270 मिनट लग रहे होंगे। बस क्वेश्चन हमारा यहीं खत्म हो जाता है। स्पीड निकाल ली है, डिस्टेंस कितनी है, 450 किलोमीटर। 450 बटे 270 × 60 आ गया आंसर आपका। 0 से 0 कट गया, 9 पंजे 45, 9 या 27, 3 से कटेगा 20 बार, 20 पंजे 100, 100 किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या था कि इसमें बी की स्पीड में चेंज किया और स्पीड किसकी, ए की पूछ रहा है। पहला वाला क्वेश्चन जो देखा हमने उसमें स्पीड में ए की चेंज था और ए का ही पूछ रहा था, तो डायरेक्ट हमने यहीं से कैलकुलेट कर दिया था। अब आई होप आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल गए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, ये स्टॉपेज वाला जरूर आता है। ब्राह्मो को छोड़ दिया जाए तो बस की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा और ब्राह्मो को मिलाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है, स्टॉप होती है, बस उसको हमको बताना है। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ बस, यानी कि जब वो लगातार चलती हुई जा रही थी तो उसकी स्पीड जो थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा आई। लेकिन जब स्टॉप, बीच बीच में उसको स्टॉप लगेगा, कहीं पे भी उसको मान लो रोकना पड़ा कि सवारी को उतारने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो उसकी एवरेज स्पीड कह दीजिए कि 60 किलोमीटर पर आवर आई। तो ये कह रहा है कि जब बस स्टॉप पे रुक रुक के जा रही थी तो 1 घंटे में कितनी देर के लिए वो बस स्टॉप पे रुकी है, ठीक है। डिस्टेंस तो यहाँ सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड का जो रेशियो है कितना है, 8:60। तो टाइम का रेशियो इसका अपोजिट हो जाएगा, 6:80 का मतलब 3:4 हो जाएगा। इसका मतलब अगर उसको 80 की स्पीड से जब वो जा रहा था बिना रुके बस लेके, तो 3 घंटे लग रहे थे। 60 की स्पीड से जब वो गया तो उसको 4 घंटे लगे, क्योंकि बीच में वो कहीं रुका भी है। रुका कितनी देर है, टोटल 1 घंटा रुका है, मान लीजिए टोटल 1 घंटा रुका है, लेकिन लगातार उसको टाइम कितना लगा है, टोटल रुकते रुकते 4 घंटे लगे। इसने 1 घंटे का पूछा है, 4 घंटे में अगर 1 घंटा रुक रहा है वो, तो इसका मतलब 1/4 1 घंटे में रुक रहा होगा। लेकिन हमको मिनट में आंसर बताना है, तो × 60 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 15 मिनट का उसका स्टॉप आ जाएगा 1 घंटे के अंदर। कुल मिला के टोटल वो 1 घंटा रुक रहा था, जब 4 घंटे में पहुंच रहा था, तो 1 घंटे में कितना रुकेगा, 1/4 रुक रहा होगा। तो ऐसा करने पे हुआ क्या है, 15 मिनट उसका हर घंटे का स्टॉप रहा होगा, ये हमको बताना था। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको आए, आपको सिर्फ यही करना है कि इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, 80 - 60 20 अपॉन में रख देना है जो स्टॉप वाला टाइम है, नहीं स्टॉप वाला नहीं रखना, जो एक्चुअल टाइम है आपका, ठीक है, जो सॉरी एक्चुअल स्पीड है, और इनटू कर देना 60, क्योंकि उसमें बताना होता है हमको मिनट में। तो 20 × 80, 4 से इसको काटोगे तो 15 मिनट आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। समझने के लिए आपके ये रहा कि किस तरीके से होता है, क्लियर है। इसीलिए मैं कोई भी चीज़ आपके पास ऐसी नहीं छोड़ता कि जिसका आपको कॉन्सेप्ट ना पता हो। खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज़ ने अपनी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 2 घंटे से देरी से पहुंचा। स्पीड कम करेगा तो देरी होगी पक्का। तो बताइए निर्धारित अवधि क्या है। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, छोटा सा, याद हो तो पहली क्लास में लिखवाया था, डिस्टेंस इंटू टाइम का डिफरेंस अपॉन स्पीड का डिफरेंस लिखवाया था कि ये क्या है, हम इसको मेंटेन करके रखते हैं। T1 × T2 बराबर कितना है, डिस्टेंस कितनी है, आप कहोगे 1200 किलोमीटर की है, कितनी देरी से पहुंच रहा है, आप कहोगे 2 घंटे की देरी से पहुंच रहा है, अपॉन में स्पीड जो है कितनी कम या बढ़ती कर रहा है, वो जितना भी गैप है उसको रख देते हैं। बस क्वेश्चन हो गया। 3 से कितनी बार कटा, 4 बार। तो हमको देखिए टाइम का गैप भी इनके बीच में मेंटेन रखना है। कितना टाइम का गैप है, 2 घंटे का, तो 2 घंटे का ऑलरेडी मेंटेन हो गया। इसका मतलब 4 घंटे तब पहुंचा है जब उसकी स्पीड हमने कम की है, यानी कि 4 घंटे और 2 घंटे उसका एक्चुअल टाइम था।
2 घंटे उसका एक्चुअल टाइम था। इसने क्या पूछा है कि शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट वाज, शेड्यूल यानी कि एक्चुअल टाइम उसको कितना लगना था। आप कहोगे एक्चुअल टाइम उसको 2 घंटे लगना था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो पूछ लेता कितनी देर से पहुंचा, तो आप कहोगे 4 घंटे में पहुंचा है, यानी कि 2 घंटे का डिले उसका स्पीड की वजह से हुआ है। ठीक, तो एक्चुअल टाइम उसका कितना हो गया, आप कहोगे एक्चुअल टाइम उसका 2 आवर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने स्पीड में भी लगाते हैं ना, और ये टाइम में भी लगाते हैं। दोनों फॉर्मूले आपको लिखवा रखे हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन भी करा रखे हैं। थोड़ा स्पीड में इसीलिए करवा रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी जो क्वेश्चन करवा चुका हूँ उनमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी ए और बी एक्स तथा वाई स्टेशन से वाई तथा एक्स की ओर एक दूसरे की तरफ चल रही है। ठीक है, एक दूसरे को पार करने के बाद क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय उनको लगता है। तदनुसार यदि रेलगाड़ी बी की गति कितनी है, हाँ एक लाइन छूट गई, देखिए इंग्लिश में पढ़ लीजिए इसको। ट्रेन ए की जो स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर है, तो ट्रेन बी की स्पीड कितनी है ये हमको बताना है। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा S1/S2 बराबर होता है आपका √T2/T1। ये भी मैंने आपको बताया कि कैसे तो ये आता है, कहाँ से क्वेश्चन ये फॉर्मूला आता है और कब अप्लाई करते हैं। जब भी हमारी मीटिंग के बाद का टाइम दे रखा हो कि यहाँ पे मीट की है, ये एक्चुअल जो टाइम है मीटिंग का वो सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है उसको हम T1 T2 कह देते हैं। उस टाइम पे इस फॉर्मूले फिर हम इस्तेमाल करते हैं। जल्दी से हमने इसको फॉर्मूले को रिवाइंड भी कर लिया है। ठीक है, 4 घंटे 48 मिनट का मतलब कितना हो गया, आप कहोगे 4 + 48/7 यानी कि 12 चौक 48/5। ये कितना हो गया, 5 चौक 20 4 24/5 घंटों में बदल लीजिए। अच्छा 3 घंटे 20 मिनट की बात करूँ तो 3 + 1/3 या इसको मैं क्या कह दूँगा 10/3 आवर्स कह दूँगा। क्लियर है। S1 कितना है, हमको 45 किलोमीटर दे रखा है, अपॉन S2 हमको निकालना है जो स्पीड दूसरी वाली है। T2 टाइम के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा वाला टाइम जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम दूसरा वाला टाइम रखेंगे 10/3 अपॉन में रखेंगे 24/5 या फिर अंडर रूट में कितना आ जाएगा आपका 50/24 या 72। इसका हाफ हाफ कर दोगे तो 25/36 या इसका अंडर रूट निकाल दोगे तो 5/6 आ जाएगा। 5/6 आ जाएगा। 5 से ये 45 कटेगा 9 बार, तो S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपका होगा 9×54 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके ऊपर भी हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसमें भी ऐसा कुछ समझाने की बात और है नहीं है कि इस पर टाइम ज़्यादा स्पेंड किया जाए, क्योंकि क्वेश्चंस आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी में से कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय करता है और शेष दूरी को वह बस द्वारा तय करता है। यदि वह 150 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से और शेष दूरी बस से तय करे तो उसको 3.5 घंटे का समय लगता है। यदि वह 140 किलोमीटर की दूरी बस से और शेष दूरी पर रेलगाड़ी से तय करे तो उसको 3 से ही 2/3 घंटे का समय लगता है। इसमें आपको मैं 2 तरीके बताऊंगा, एक तो ऑप्शन की हेल्प से, एक अजम्पशन से भी। 3 तरीके होते हैं इसमें, आप ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं, शिफ्टिंग मेथड लगा सकते हैं, या फिर अजम्पशन से भी कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे उससे कीजिए, और बेसिक तो एक होता ही होता है। तो सबसे पहले हम बेसिक से देखते हैं इसको। 240 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है। मैं कह देता हूँ कि रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। रेलगाड़ी की चाल मैंने x कह दिया, और दूसरी क्या है, बस है, बस की चाल को मैंने y कह दिया। ठीक है, अब अगर मैं आपका क्वेश्चन तैयार करूँ ये, तो ऐसा होगा कि 150 किलोमीटर की दूरी वो रेलगाड़ी से तय करता है, यानी कि x से करता है, प्लस शेष दूरी 240 में से 150 यहाँ चलेगी, 90 किलोमीटर की दूरी वो बाई से तय कर रहा होगा। ऐसा करने पर उसको क्या हुआ है कि 3.5 घंटे का टाइम लग रहा है, यानी कि 7/2 घंटे का टाइम लग रहा है। क्लियर है यहाँ तक। इसके आगे अगर मैं कहूँ आपसे, दूसरा क्या बन रहा है कि 140 किलोमीटर में बस से जाता है और शेष दूरी रेलगाड़ी से जाता है। तो 140 में से आप 240 से 140 माइनस करोगे तो आप कहोगे 100 किलोमीटर वह रेलगाड़ी से गया है और 140 वो बस से गया है। ऐसा करने पर उसको 3 से ही 2/3 का मतलब 3 × 9 = 2 11/3 का टाइम लग रहा है। इसमें आप देखिए, मैं शिफ्टिंग भी आपको सिखा दूंगा, लेकिन इस तरह का जब डाटा हमारे पास आसान है तो हम शिफ्टिंग विफ्टिंग के चक्कर में क्यों ही पड़े। मेरी समझ में तो बात ये आती नहीं है। मैं तो डायरेक्ट क्या करूँगा, अगर मेरे सामने इस तरह का क्वेश्चन है, मुझे डाटा बहुत आसान लग रहा है, तो मैं डायरेक्ट कह दूँगा क्या कि 3 से इसमें डिवाइड लगाऊँ तो 50 बनेगा, 3 × 5 = 15, 3 से यहाँ डिवाइड लगा दो 30 से 90, और 3 से यहाँ डिवाइड लगाओगे तो 7/2 × 3 हो जाएगा। अब मुझे क्या है, अब यहाँ पे डाटा आसान करने के लिए यहाँ पे अगर 100 है तो ऊपर भी 100 बनाना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अभी हमारा 50 दूनी 100 बन गया, ये भी 100 बन गया। अब इसको माइनस कर दो,
यही तो करते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका क्या होगा, ये आपस में आपके कैंसिल हो जाएंगे। ऐसा करने पे 30 दूनी 60 और 140/y ये आएगा, ठीक है। 2 से 2 यहाँ कट गए, ये कितना बचा 7/3। जब 140 में से 60 जाएगा तो आपका बचेगा 80। 80/y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11/3 में से 7/3 कैंसिल करोगे, सॉरी माइनस करोगे, तो आपके पास बचेगा 4/3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 से 20 बार जाएगा, 20 या 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमसे पूछा क्या, इसने x की वैल्यू पूछी है, y की नहीं पूछी। तो क्या अब कोई बड़ा काम है, अब इसको आप पुट कर दीजिए किसी में भी। इसमें पहली वाली इक्वेशन में अगर आप पुट कर देते हैं, तो 150/x + 90/60 बराबर 7/2 था। 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। या 150/x बराबर कितना हो जाएगा, 7/2 में से 3/2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। या x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको होगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही इसने हमसे पूछी थी। ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका है। ये कैसा है, बिल्कुल एकदम बेसिक तरीका। और जब भी डाटा आपके पास आसान हो तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसी का इस्तेमाल कीजिए। तो आप इसी का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, इतना कुछ इसमें तो बेसिक था। अब अगर हम समझें, एक मिनट पहले इसको थोड़ा सा उठा के साइड में रख दूँ। अगर हम समझें इसमें कि इसमें अगर हम शिफ्टिंग मेथड लगाएं तो शिफ्टिंग कैसे लगाएंगे, इसको छोटा करके मैं साइड में रख देता हूँ इसको। अगर हमको शिफ्टिंग मेथड इसमें लगाना हो तो शिफ्टिंग कैसे लगाएंगे, शिफ्टिंग होता क्या है, कैसे लगाते हैं, होता क्या है, इसको तो कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं कि फिलहाल के लिए हम सिर्फ और सिर्फ समझ लेते हैं कि है क्या बात, ये शिफ्टिंग होता क्या है। 150/x पहले लिखना सबको सेम ही पड़ेगा। इन सब चीज़ों को आसान करने का एक छोटा सा तरीका है और कुछ नहीं, 7/2, ठीक है। दूसरा क्या था कि 100/x + 140/y था 11/3। क्लियर। अब यहाँ छोटी सी बात समझने की है, बस उसको अगर आप समझ गए तो आप शिफ्टिंग वगैरह ये सब सीख जाएंगे कि शिफ्टिंग दरअसल है क्या है, ठीक है। अब मुझे बस सिर्फ यहाँ एक बात बताइए, जब x ने हमको तो किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमको किसकी, x की वैल्यू निकालनी है। y ने जब क्या काम किया है, y ने अपना काम 50 कम कर दिया, 50 काम कम कर दिया। 140 कर रहा था, वहाँ 90 ही किया है, यानी कि 50 काम कर दिया। तो ये 50 काम किसने किया है, आप कहोगे x ने किया है। 50 काम किसने किया है, x ने किया है। तो ऐसा करने पे टाइम का जो गैप आया है वो कितना आया है, आप कहोगे 7/2 - 11/3 का मतलब कितना होता है, 7 × 21, 11 दूनी 22, 1/6 माइनस के। इसका मतलब टाइम जो है 1/6 कम हो गया है। टाइम क्या है, 1/6 कम हो गया है जब 50 काम बाई का x ने किया है। अगर ये 90 का 90 पूरा काम ये भी x कर दे, ये भी क्या कर दे, x कर दे, तो क्या होगा, तो आप कहोगे कि टोटल काम फिर x कर देगा ना। अगर ये 90 काम भी x कर देता है तो टोटल 240 किलोमीटर जो चलना था वो x ही चल जाएगा। तो अगर 50 किलोमीटर काम करने के लिए x को 1/6 आर कम लगते हैं तो टोटल 90 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितना टाइम कम लगेगा, आप कहोगे 90 × 1/6/50, यही लगेगा ना। या फिर 0 से 0 काट दो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो यहाँ से आपका आ गया, यानी कि 3/10 घंटे कम लगेंगे। जहाँ पे ये 7/2 लग रहे हैं ना, 7/2 नहीं लगेंगे। अब कितना टाइम लगेगा, आप कहोगे 7/2 - 3/10, या फिर इसको हम क्या कह देंगे, 2 पंजे 10 और 7 पंजे 35, 32/10 टाइम लगेगा। किसको, x को, जब वो टोटल डिस्टेंस खुद से चल रहा होगा। ये 90 किलोमीटर भी वो खुद चल जाएगा। तो 240 किलोमीटर की डिस्टेंस को 32/10 घंटे में चलने के लिए x की स्पीड क्या होनी चाहिए। अब तो कोई कक्षा 2 का बच्चा भी अगर उसको भी इतने शिद्दत से समझाया जाए तो वो भी बता देगा कि 240 किलोमीटर की स्पीड चलनी है, ठीक है, सॉरी डिस्टेंस चलनी है। टाइम कितना है, 32/10, 32/10 का मतलब 10 ऊपर ले जाओ, ठीक है। इसमें काटाफाटी करोगे आप, कितना, 8 या 24, सॉरी 8 चौक 32 और 8 या 24, ठीक। 300/4, 300/4 का मतलब होता है 75, तो 75 km/h हमारी क्या आ गई, स्पीड आ गई। ये शिफ्टिंग का मेथड होता है। ये एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ मैं,
बाकी को जिस तरीके से करना है आप कर सकते हैं, बेसिक मैंने आपको बता दिया। आप अजम्पशन, आगे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, इतना बड़ा पेज नहीं रहा, नहीं तो अजम्पशन भी इसमें आपको मैं अप्लाई करके दिखा देता और साथ के साथ ऑप्शन की हेल्प से भी बता देता, सब कुछ बता देता। लेकिन ये क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको भी फ़िलहाल मुझे शिफ्टिंग और जो बेसिक था इसका वो बताना था, इसलिए मैंने आपको ये समझाया। फिर से एक बार समझ लीजिए छोटी सी बात क्या क्या थी कि जब 50 किलोमीटर बाई ने अपना जो काम था, यानी कि 50 किलोमीटर बाइक कम चला, यानी कि 90 किलोमीटर चला, तो ये 50 किलोमीटर एक्स को ज़्यादा चलना पड़ा। ऐसा करने पे टाइम का जो गैप आया है वो आया है 1/6 का, यानी कि 1/6 टाइम कम लग रहा है। अगर ये 90 के 90 किलोमीटर बाई ना चले तो कितना टाइम का गैप आ जाएगा? आपने कहा 90 के 90 किलोमीटर अगर बाई नहीं चलता, 50 किलोमीटर में 1/6 घंटे कम हो रहे थे, 90 किलोमीटर नहीं चलता तो 3/10 घंटे कम हो जाएंगे। ठीक है, टोटल टाइम जो 7/2 लग रहा था उसमें से 3/10 निकाला, इसका मतलब 32/10 टाइम लगेगा। किसको? 32/10 टाइम जो लगेगा वो लगेगा एक्स को टोटल डिस्टेंस कवर करने में, जब बाई ये 90 किलोमीटर भी नहीं चलता। तो 240 की दूरी थी, 32/10 घंटे का टाइम था और स्पीड निकालनी थी, तो हमने स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दिया। हमारी स्पीड कितनी आ गई? 75 किलोमीटर पर आवर। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से शिफ्टिंग वाला तरीका भी समझ आ गया होगा और बेसिक वाला भी आ गया होगा। इस टाइम क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन हाँ ये था कि आपको ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए, पता नहीं कहाँ पे क्या अप्लाई हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। वे एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई अगर 270 मीटर है तो दूसरी की बताओ। जब एक दूसरे को पार करेंगी तो उनकी दोनों की लंबाई आपस में जुड़ जाएंगी। एक की x है, दूसरे की 270 है, तो ये तो टोटल डिस्टेंस होगी। इसको कवर करने में टाइम कितना लग रहा है? 18 सेकंड का। और अगर इनकी स्पीड की बात करें, दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, इसका मतलब आपस में जुड़ जाएंगी 50, 40, 90 और 99। किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 करके इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। 18 से 18 कैंसिल, 99 5 से कितने होते हैं? 495। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप 5, 9, 2, 4 में 2 x की वैल्यू आ गई हमारी 225 मीटर। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए की तुलना में बी को 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है। यदि ए अपनी गति को 2 गुना कर दे तो वह दूरी बी की तुलना में 1 घंटा कम समय में तय कर लेता है। तो बी की स्पीड बताइए कितनी है। सेम क्वेश्चन है। ए के लिए अगर हम लगाएंगे, ए की स्पीड कितनी है? आप कह रहे हो ए की स्पीड इसने 1 से 2 कर दी। देखिए भर भर के क्वेश्चन आए थे 2018 में, तो टाइम इसका कितना हो जाएगा? 2 से 1 हो जाएगा। अच्छा, बीच का गैप टाइम का 1 है, 30 मिनट यहाँ और 1 घंटा यहाँ कम हो रहा है, 30 मिनट वहाँ ज़्यादा लग रही है। इसका मतलब कुल मिला के 1.5 घंटे का अंतर आ रहा है। तो 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 1.5, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 घंटा। यानी कि एक्चुअल में ए को जो टाइम लग रहा होगा वो कितना टाइम लग रहा होगा? 3 घंटे का टाइम लग रहा होगा। लेकिन बी को कितना लग रहा होगा? बी को 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं। बी को 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। तो बी का अगर मैं टाइम पूछूं आपसे तो आप कहोगे बी के लिए जो टाइम हो जाएगा, बी के लिए टाइम कितना हो जाएगा? आप कहोगे टाइम इसका हो जाएगा 3 घंटे 30 मिनट, यानी कि 3.5 घंटे का टाइम हो जाएगा। अब 15 किलोमीटर की दूरी है तो बी की स्पीड कितनी हो जाएगी? बी की स्पीड हो जाएगी आपकी 15 किलोमीटर की दूरी है, 3.5 घंटे में तय करनी है। तो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई कुछ? एक इससे तो आंसर शायद नहीं आएगा ना, 3.5। इससे तो आंसर नहीं आएगा। 1 मिनट ज़रा देख लेते हैं। यदि ए अपनी गति को 2 गुना कर देता है, ठीक है, 1 से 2 कर दी, 2 से 1 टाइम, ए की तुलना में बी को 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं। अच्छा ठीक है, और बी की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है फिर। ठीक तो हो रहा है। 3 घंटे आ गए। 3 घंटे का मतलब, अच्छा, बट इफ ए टुक 30 मिनट मोर देन बी, ये हिंदी में गलत लिखा हुआ है। हिंदी में गलत लिखा हुआ है। ए की तुलना में बी को 30 मिनट ज़्यादा नहीं लगते। ए टुक 30 मिनट मोर देन बी, बी की तुलना में 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है। वही तो कह रहा है, क्वेश्चन हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन गलती कहाँ हो रही है? तो देखिए 3 घंटे अगर इसका टाइम आ रहा था तो बी का 2.5 घंटे ही रहा होगा, क्योंकि बी से आधा घंटा 30 मिनट ज़्यादा लेता है ई।
तो बस इसको 2.5 कर दीजिए, 25 छक्का 150 होते हैं, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ जाएगी आपकी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ट्रेन बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है, ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे कम लगते हैं। ए की गति बताइए कितनी है। मैंने कहा ए की गति जो है वो ए की स्पीड x है, तो बी की कितनी हो जाएगी, बी की आप कहोगे 25 किलोमीटर अधिक है ए की गति बी से, तो इसका उल्टा हम क्या कह देंगे कि बी की गति ए से 25 किलोमीटर कम होगी। ठीक है, अब बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं कि 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी को जितना टाइम लगता है, 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में स्पीड कितनी है बी की, x - 25 है, इतना टाइम लग रहा होगा। जितना समय लगता है ए को 300 किलोमीटर दूरी तय करने में, उससे 4 घंटे कम लगते हैं। इससे 4 घंटे कम लगते हैं जब वो 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, किससे, ए तय करता है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बस यहाँ से x की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करेंगे हम। अगर मैं 60 ले लेता हूँ, मान लीजिए कोई भी उदाहरण उठाइए आप, 60 - 25 करेंगे। 60 - 25 का मतलब कितना हो जाएगा, 35 से 250 कटेगा क्या, कभी नहीं कटेगा। और हमको फ्रैक्शनल वैल्यू चाहिए नहीं, तो 60 कैंसिल। 55 भी सेम कंडीशन पे बनेगा, 55 - 25 आप करोगे 30 बनेगा, 3 से 250 नहीं कटता। 65 भी सेम ही कंडीशन पे आपका रहेगा कि 40 से आप 250 में डिवाइड लगाएंगे, नहीं है तो 50 से आप चेक कर लीजिए, या फिर आपका अकेला ये बचता है। अगर मैं 50 से चेक करता हूँ, एक्स की वैल्यू को मैंने 50 मान लिया, तो 50 - 25 कितना बचेगा, 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 25। 25 से 250 10 बार कटेगा, तो 10 - 4 इस साइड में 6 बन गया। 25 यहाँ आप रखोगे, सॉरी 50 यहाँ रखोगे, तो 50 से 300 जाके 6 बनेगा, यानी कि दोनों साइड हमारी सेटिस्फाई होगी। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो ऑप्शन की हेल्प जरूर लीजिए। मैं कभी नहीं कहता कि आप सॉल्व कीजिए किसी भी क्वेश्चन को, ऑप्शन से काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। किसी भी क्वेश्चन में जुगाड़ के चक्कर में मत लगिए ज़्यादा, बन रहा है जुगाड़ से ठीक है, नहीं तो आप ऑप्शन की हेल्प लीजिए, बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से 50 किलोमीटर प्रति, थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाना पड़ता है आपको कि ऑप्शन को एलिमिनेट करने में। ये बात ज़रूर ध्यान रखिए, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि कहाँ पे अगर किसी चीज़ में हम थोड़ी सी कमी कर रहे हैं तो आंसर हमारा कितना चेंज हो सकता है और कितना नहीं हो सकता। और आपको बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो आप कहीं भी मार नहीं खा सकते। आप बड़े आराम से अपने सब कुछ क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक मोटर बोट स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। स्थिर यानी कि स्टिल वाटर में नाव की चाल मैंने आपको x बताई थी, तो x की वैल्यू आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह यानी कि डाउन स्ट्रीम जाती है और देन रिटर्न टू द सेम प्लेस टेकिंग ऑल टुगेदर 20 आवर्स। 91 किलोमीटर नीचे गई और 91 किलोमीटर ऊपर आई। ऐसा करने पे उसका जो फ्लो का रिवर है, सॉरी रिवर का जो फ्लो है उसका रेट यानी कि y की वैल्यू हमको बतानी है कितनी होगी। ठीक है, जब सेम डिस्टेंस पे जा रही है, सेम डिस्टेंस पे वापस आ रही है, तो उस टाइम पे आप एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो टाइम लग रहा था वो अपॉन डिस्टेंस। ठीक, अगर मैं अप्लाई करूँ यहाँ पे 2 × 10, बेसिक भी बताऊँगा, अभी रुक जाइए, फॉर्मूला छोटा सा लिखवाया है आपको, 10 का स्क्वायर 100 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टाइम कितना है, आप कहोगे टाइम 20 घंटे लग रहे हैं। और डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस को आप कहोगे आपकी 91 किलोमीटर है। 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, या फिर आप 100 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 91 हो गया, वाई स्क्वायर बराबर 9, या वाई बराबर कितना हो गया आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। या आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। CGL मेंस 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक तो आपका तरीका हो गया ये, इससे कर सकते हैं। आपका एक तरीका तो हो गया ये, आप इससे कर सकते हैं। जब भी आपको सेम डिस्टेंस पे वो जा रहा हो और सेम डिस्टेंस पे वापसी आ रहा हो तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको बेसिक से समझे। बेसिक से क्या कहना चाह रहा था कि 91 किलोमीटर जब ये नीचे गया, डाउन स्ट्रीम गया, तो डाउन स्ट्रीम का हमको पता है x + y होता है, यानी कि 10 + y रहा होगा। क्या रहा होगा, 10 + y रहा होगा। और इतनी ही डिस्टेंस वो वापसी में आया है, इसका मतलब अप स्ट्रीम या धारा के प्रवाह के विपरीत आया होगा। तो उस टाइम पे इनकी स्पीड जो है आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं। ऐसा करने पे इसको टोटल 20 घंटे का समय लग रहा है। अब यहाँ मुझे बस ऑप्शन की हेल्प से करूँगा, मैं बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करूँगा। इसको लिखने का ही तरीका बस ये है ना, इसको मैं ऑप्शन की हेल्प से करूँगा। मुझे पता है 91 किस किस से कट सकता है। 91 आपका 13 या 7 से कट सकता है। ये चीज़ आपको फैक्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन की हेल्प
लेने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे 91 हमको दिख रहा है, हमको पता है 91 91 किस किस से कट सकता है, 13 से या 7 से कट सकता है। तो 10 हमारे पास है ऑलरेडी, अगर बाई को मैं 3 रख दूँ तो हमारा 13 बन जाएगा और 13 सत्ते 91 हो जाएगा, यानी कि पहले वाले से जाने का टाइम उसका 7 आ गया। अच्छा 10 बाई की वैल्यू अगर मैं 3 रख रहा हूँ तो ये 7 बनेगा और 7 से इसको डिवाइड लगाऊंगा तो 13 बनेगा। ऊपर आने का टाइम उसका अप स्ट्रीम 13 आ गया, 7 + 13 मिलकर उसने 20 किलोमीटर बना दिया। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो वाई की वैल्यू 3 आ गई और यही हमको बताना था। एक तरीका इसका ये भी हो सकता था, बाकी आप ऑप्शन की हेल्प से यानी कि ऑप्शन पुट कर करके देख के भी आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दो स्थानों ए और बी के बीच 14 किलोमीटर की एक दूरी है। ठीक है, 14 किलोमीटर की एक दूरी है। तो आगे एक नाव धारा के प्रवाह की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम ए से बी तक जाती है और फिर सेम उसके विपरीत आ जाती है। सेम क्वेश्चन पहले वाला ही है। ऐसा करने पर उसको 3 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। अगर धारा की चाल यानी कि वाई की वैल्यू इसने हमको कितनी दे रखी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कह रहा है एक्स की वैल्यू बताइए कितनी होगी। ऑप्शन नहीं है, पता नहीं ऑप्शन कहाँ गायब हो गया इसके, लेकिन पेपर में आएंगे तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। अगर इसमें मैं लगाऊँ कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ आपका, तो वो कितना होता है 2 × x 2x अपॉन x²। इस फॉर्मूले में थोड़ी सी बस वही समस्या आएगी आपको कि क्वाड्रेटिक बन जाएगी, लेकिन क्वाड्रेटिक भी ज़्यादा हार्ड नहीं बनेगी। तो आप इससे कर सकते हैं x² - y² का मतलब बाई कितना है 2 है 4 बराबर डिस्टेंस टोटल कितनी है, सॉरी टाइम कितना है 3 घंटे 40 मिनट का मतलब कितना होता है 3 घंटे 40 मिनट का मतलब 3 + 40/60 या फिर 11/15 15 × 45 और 11 56/15 और अपॉन में क्या करना है हमको डिस्टेंस भी करनी है। डिस्टेंस कितनी है 14 है, तो 14 से 4 बार जाएगा तो हमारा कितना बन गया है 4/15 बन गया। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना बनेगा 15 दूनी 30x बराबर 4x² - 16। 2 से अगर और डिवाइड लगा दूँ कितना बनेगा 2x² - 15x - 8 = 0। 8 दूनी 16 के ऐसे टुकड़े जिस घटा के 15 आ जाए तो हम कहेंगे 16 और 1 ही होता है। ये माइनस है तो पहला वाला प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अपॉन में x² का कॉफिशिएंट 2 रखा हुआ है तो अपॉन में दोनों के 2 लगा दीजिए। इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर ये आपको नहीं आता तो बता दीजिए, मैं आपको आने वाले टाइम में इसको सिखा दूंगा। तो x की वैल्यू डायरेक्ट हम पॉजिटिव वाली लेंगे, कौन सी लेंगे ये लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, आपकी x की वैल्यू आ चुकी है। तो फॉर्मूला मैंने एक बार फिर से आपको लगा के दिखा दिया है, ठीक है, कि किस तरीके से हम इसको फॉर्मूले का अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप जैसे मैंने पीछे किया था वैसे भी कर सकते हैं, कोई भी टेंशन वाली बात आपके लिए नहीं है। ठीक है, आगे चलें। एक व्यक्ति नाव द्वारा धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में 3 सही 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा के प्रवाह के विपरीत, अच्छा ठीक है, करने में 1 सही 1/2 यानी कि 1.5 घंटे का समय लेता है। धारा के प्रवाह की दिशा में 13 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे के समय में तय करता है। एक व्यक्ति स्थिर जल में 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा, ये हमको बताना है। 3 सही 3/4 किलोमीटर का मतलब 4 × 3 = 15/4 किलोमीटर। 15/4 किलोमीटर की दूरी को उसको 3/2 घंटे का टाइम लग रहा है, जब धारा की अपोजिट जा रहा है, अप स्ट्रीम जा रहा है। अप स्ट्रीम का मतलब x - y, तो x - y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 15/4 अपॉन टाइम 3/2 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 पंजे 15 यानी कि 5/2 का मतलब 2.5 2.5। x + y डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डाउन स्ट्रीम में 13 किलोमीटर 2 घंटे में गया है वो, तो ऐसा करने पे क्या होगा 6.5। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया भी था कि ये आपका अप स्ट्रीम है, ये आपका डाउन स्ट्रीम है। अगर हमको क्या निकालना है स्थिर जल में नाव की चाल, x की वैल्यू निकालनी है तो हम d+u/2 लगाते हैं, या 6.5 + 2.5 अपॉन 2 जब हम करेंगे इसको तो कितना आएगा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। लेकिन हमको 90 किलोमीटर की दूरी चलने के लिए कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो 90 किलोमीटर की दूरी 4.5 से जब आप चलोगे तो कितना टाइम लगेगा, 45 दूनी 90 20 घंटे आपको लग जाएंगे। और यही हमको क्वेश्चन में बताना था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो हम अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि x बराबर क्या, x बराबर d + u/2 और y बराबर d - u/2
2। तो इसको कैसे अप्लाई करना है वो भी हमने आप देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आज वीडियो थोड़ी बड़ी होने के चांसेस हैं। एक नाव 3 घंटे 15 मिनट में 15 किलोमीटर की धारा के प्रतिकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम 10.5 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। यदि 3 घंटे में 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम और 14 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम जाती है तो उसको 3 घंटे का टाइम लगता है। तो स्थिर जल में नाव की चाल बताओ, यानी कि एक्स की वैल्यू हमको बतानी है। तो इसको आप कैसे करेंगे, 10.5 किलोमीटर वो जाता है डाउन स्ट्रीम, यानी कि x + y हो रहा होगा उस टाइम पे। 15 किलोमीटर जाता है वो धारा के प्रतिकूल, यानी कि x - y हो रहा होगा। ऐसा करने पे उसको टाइम लगता है 3 घंटे 15 मिनट, या 3 से ही 1/4 कहते हैं उसको। 4 × 12 और 1 13/4 भी कहते हैं इसको, ठीक। आगे दूसरी कंडीशन क्या बन रही है कि जब वो 14 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम x + y और 12 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम यानी कि x - y, तो ऐसा करने पे उसको 3 घंटे का टाइम लगता है। तो हमें यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर है। अब मुझे यहाँ छोटी सी बात बताइए, x की वैल्यू जो भी होगी तो ऑप्शन के अंदर ही, सबसे पहली बात ऑप्शन के अंदर ही होगी। तो x की वैल्यू मैं यहाँ से क्या पिक करूँ, x की वैल्यू अगर मैं 4 पिक कर लेता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 4 पिक कर लेता हूँ, देखिए कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे एक बात होती है, यहाँ पे मैंने 4 पिक कर लिया, तो y की वैल्यू मिनिमम आप कितनी रख सकते हैं। आप कहोगे 0 तो रखेगी नहीं, 0 रख के तो आपका आंसर आने वाला है नहीं, तो चेक कर लीजिए। आप यहाँ पे अगर 1 भी रखते हैं, मिनिमम 1 भी रखते हैं, तो 4 - 1 का मतलब 3, 3 × 4 = 12। तो यहाँ से 4 घंटे जब यहाँ से आ गए तो क्या यहाँ पे माइनस के 1 घंटा लगा होगा, बिल्कुल नहीं लगा होगा। तो 4 और 6 आपके इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, 4 और 6 आप नहीं ले सकते। अच्छा, आप 14 अगर 10 लेते हैं, x की वैल्यू को अगर आप 10 ले लेते हैं तो y को आपको कितना लेना पड़ेगा, आप कहते हैं y को आप 4 ले लीजिए। तो 10 और 14, 14 से एक बार जाएगा तो 1 आ गया, 10 - 4 यहाँ से 6 बनेगा, 6 से 12 कट के 2 आ गया, और 1 + 2 1 के होता है हमारा 3, यानी कि इस पर हमारी एक इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई है। अब हम ऊपर वाली की भी बात करें तो हमको पता है कितना बनेगा, 14 बनेगा। 14 7 दूनी 14, इसको काटेंगे तो 15 7 105 होते हैं, 1.5, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना बन रहा था, ये 6 बन रहा था, तो 3 × 5 = 15 और 3 दूनी 6, तो हमारा कितना बचा हुआ है, 1.5 को मैं 3/2 कह दूँ तो 3/4 हो जाएगा, प्लस 5/2, या फिर यहीं से देखिए ना आप, बेस तो इनके सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ऊपर 1.5 है नहीं, यहाँ 5 है, यानी कि 6.5/2, और 6.5/2 का मैं 2 गुना कर दूँ तो 13/4। हमारी कंडीशन दूसरी वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी, किस पे, x की वैल्यू जब हमने 10 पुट की है। तो मुझे ये बेस्ट तरीका लगता है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए कि ऑप्शन के आप हेल्प ज़रूर ले लीजिए, ऑप्शन के आप हेल्प जरूर ले लीजिए। SSC CGL 2017 का क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं लगेगा। बस हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस ऑप्शन को हमको नहीं लेना है और क्यों नहीं लेना है, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस करके उस चीज़ को पहचान पाते हो, किस ऑप्शन को हमको लेना है, किस ऑप्शन को हमको नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नाव 1 घंटे में 4 किलोमीटर की धारा के प्रतिकूल तथा 4 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। यदि नाव 55 मिनट में 5 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 3 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है तो स्थिर जल में नाव की चाल बताइए कितनी होगी। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। तो 4 किलोमीटर जाती है वो डाउन स्ट्रीम और 4 किलोमीटर जाती है वो अप स्ट्रीम, ठीक। ऐसा करने पे उसको टाइम लगता है 1 घंटे का, या आगे जब 55 मिनट दे रखी है तो उसको भी 60 मिनट कह दीजिए। दूसरी कंडीशन क्या बन रही है उसकी, दूसरी कंडीशन ये बन रही है कि 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो 5 किलोमीटर जब वो डाउन स्ट्रीम जाएगी तो यहाँ पे 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएगी। ऐसा करने पर उसको टाइम लगता है 55 मिनट का। अब यहाँ इसमें आप क्या क्या लगा सकते हैं, इसमें आप ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो जाएगी। डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तब भी बन जाएगा, कोई ज़्यादा हार्ड एंड हम ज़्यादा मतलब कुछ ऐसा टफ नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं बड़ा आसानी से। इसमें हम शिफ्टिंग भी लगा सकते हैं, इसमें हम शिफ्टिंग भी लगा सकते हैं। तो आपकी जो भी मन आ रहा हो आप वो लगाइए, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि जो 3 ने एक काम एक्स्ट्रा किया है,
तो ये काम किसका कम हुआ है? आप कहोगे ये काम कम हुआ है डी का, यानी कि डाउन स्ट्रीम का। तो जब डी का एक काम कम हुआ है और किसने किया है? यू ने किया है। ऐसा करने पे जो डिफरेंस आया है टाइम का वो आया है 5 मिनट का। इसका मतलब 5 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। जब यू डी का एक काम खुद करता है तो उसको 5 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। जब ये 4 काम इसका फालतू करेगा, टोटल यहाँ पे 4 काम है, 4 काम फालतू करेगा तो इसको कुल मिला के एक काम करने में 5 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो 4 काम करने में कितने? 4 पंजे 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि जहाँ पे 60 मिनट लग रहे हैं वहाँ पे उसको कितने? 60 + 20 यानी कि 80 मिनट लग रहे होंगे। कितने? 80 मिनट लग रहे होंगे। कितना? 4 काम इसका भी कर दिया, 4 काम अपना भी कर दिया, 8 काम किया है किसने? यू ने 8 काम किया है कितने में? 80 मिनट में। लेकिन हमको किलोमीटर पर आवर में स्पीड लेनी है तो इंटू 60 कर देंगे। 8 से 10 बार गया और 10 से ये 6 बार गया। तो इसका मतलब अप स्ट्रीम की जो हमारी स्पीड है वो कितनी आ गई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है। अब डाउन स्ट्रीम के लिए आप क्या कर सकते हैं? डाउन स्ट्रीम के लिए आप क्या कर सकते हैं? डाउन स्ट्रीम के लिए या तो इसमें पुट कर लीजिए, और पुट करना नहीं चाहते तो आप इसका उल्टा भी समझ सकते हैं थोड़ा सा। कैसे? कि जब डी ने एक काम फालतू किया, 4 से 5 किया, तो इसका एक काम कम हुआ होगा, है ना? इसका एक काम कम हुआ होगा। ऐसा करने पे 5 मिनट कम समय लग रहा है। जब यू का एक काम डी ने किया, यानी कि इसका 5 हो गया, इसका 3 हो गया, तो इसको 5 मिनट कम लग रहे हैं। अगर ये 4 का 4 काम डी ही करने लगे तो 5 चौक 20 यानी कि 20 मिनट कम लगेंगे। इसका मतलब जहाँ पे 60 मिनट लग रहे हैं वहाँ पे कितने? 40 ही मिनट लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो डी जो है, डी अगर हमको निकालना है, हम कहेंगे कि 8 किलोमीटर की डिस्टेंस, 60 मिनट टोटल टाइम था लेकिन 20 मिनट टाइम कम हो जाएगा। तो इसका मतलब 40 मिनट का बचेगा इंटू 60। तो ये कितना हो गया? यहाँ से आप देखो 8 पंजे 40, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। डी और यू आपके पास है, एक्स निकालना है तो क्या करेंगे? 12 + 6/2 यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा आपका एक्स की वैल्यू आ गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो गया। ये आपका शिफ्टिंग मेथड कहलाता है। ठीक है, कि हम किसी वैल्यू को कैसे शिफ्ट करते हैं। इसका बेसिक मैं आपको ज़रूर कभी ना कभी बताऊंगा कि ये होता कैसे है। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन का कमाल है और कुछ नहीं है। और आई होप आपको शिफ्टिंग अच्छे से समझ भी आ रहा होगा कि शिफ्टिंग किस तरीके से अप्लाई अब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगर एक नाव 30 किलोमीटर प्रति घंटे की एक निश्चित दूरी तय करती है, 30 की स्पीड से एक निश्चित दूरी तय करती है, उसी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है, तो कुल यात्रा के लिए उसकी औसत गति बताओ। किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक पर्टिकुलर स्पीड लगी हुई है और उसी डिस्टेंस को सेम वापसी आने में एक पर्टिकुलर स्पीड से आ रही है, तो एवरेज स्पीड बतानी है। इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ, बहुत पहले लिखवा चुका हूँ, है ना? तो 2 × 30 × 20 और 30 20 50 हो जाएगा। ठीक, तो कितना बन रहा है? 3 दूनी 6 दूनी 12, 120/5 का मतलब 24 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आगे चलें। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। अभी आप 2022 के क्वेश्चन देखिए, 2022 के क्वेश्चन ऐसे थे सच में कि इससे अच्छे तो पहले Tier 1 में आ जाते थे। मैथ का बिल्कुल मतलब लेवल 2022 में बहुत डाउन था। कोई भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कुछ भी ट्रिकी नहीं था। लेकिन हाँ, 23 में हो सकता है कि इस लेवल को थोड़ा सा अप करें, वो थोड़ा ध्यान से। 2 स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 14 किलोमीटर है। एक नाव धारा के प्रवाह की दिशा में ए से बी की ओर, फिर बी से ए की ओर, और उसको 3 घंटे 44 मिनट। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्या? यदि धारा की चाल इतनी हो तो इसकी वैल्यू 8 आई थी शायद, हम पीछे कर चुके हैं। ये रहा ना, ये रहा, ये हम कर चुके हैं। इसको अब आप आगे प्रैक्टिस के तौर पे अपने आप देखिए और इसको किसी दूसरे मेथड से कीजिए। हमने कई सारे मेथड ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो आप दूसरे मेथड से ट्राई कीजिए कि कैसे हो सकता है। एक नाव को धारा के प्रवाह की दिशा में x से 22 स्थान तक जाने के और धारा के प्रवाह के विपरीत 22 से x स्थान पर वापस आने में 4 घंटे का समय लगता है। x से y की दूरी अगर 10.5 किलोमीटर की है और धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि y जो है हमको 9 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, और स्थिर जल में नाव की चाल बताओ x कितना होगा।
तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें भी देखिए वही, या तो पीछे जो हमने सीखा था वही लगा लीजिए, या फिर दूसरा आपका बेसिक बनता क्या है 10.5 बटे x + 9 + 10.5 बटे x - 9 इज इक्वस टू कितना है 4 घंटे का टाइम। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर मैं x की वैल्यू कुछ पुट करूं, क्या पुट करूं, 9 से अगर कुछ बड़ी पुट करता हूं, 9 से बड़ी क्या होती है 12 होती है। अगर 12 पुट करके देखो है ना, क्योंकि माइनस में आएगा और यहाँ मैं 9 से छोटी वैल्यू कोई भी रख दूंगा x की, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगी। तो 9 से बड़ी वैल्यू पुट करता हूँ, 9 से बड़ी वैल्यू हम 12 पुट करके देखते हैं अगर, तो 12 9 कितना बनेगा 21 बनेगा। 21 कितना होता है 10.5, 21 का आधा होता है, इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा 1/2 प्लस यहाँ से कितना बन रहा है 12 - 9 का मतलब 3 बनेगा, और 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3 × 9 और 3 × 5 = 15। यहाँ से 3.5 आ गया, 3.5 और आधा कितना होता है 4, सेटिस्फाई कर गया। x की वैल्यू कितनी होगी 12 होगी, x की वैल्यू कितनी होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो देखिए इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप ऑप्शन की हेल्प ज़रूर लीजिए। ये कोई मेरे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, ये आया हुआ है एसएससी में, किस में आया हुआ है ये लिखा हुआ नहीं है अभी, बहरहाल आया हुआ क्वेश्चन है, शायद सीपीयू या किसी का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन की हेल्प से ज़रूर कीजिए, और इतना अजम्पशन अपने दिमाग में भी रखिए कि अगर ऑप्शन भी नहीं है तो हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। 10.5 दिख रहा है, 10.5 का मतलब कितना होता है, या तो ये 21 का कोई फैक्टर है, जो भी आंसर x की वैल्यू होगी, नीचे हमको ऐसी वैल्यू बनानी है जो 10.5 को काट दे। 7 बना सकते हैं, 7 तो बना नहीं सकते, 7 से कट जाएगा, लेकिन ये 21 बना सकते हैं, 14 बना सकते हैं, कुछ भी बना के सकते हैं। पुट कर करके देखेंगे तो हम इसका आंसर आराम से अजम्पशन से भी कर सकते हैं। आगे चलें, स्टार्ट हो रहे हैं आपके 2022 मेंस के क्वेश्चन, जो कि बहुत ख़तरनाक लेवल के क्वेश्चन है, जिनको करने के लिए सच में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक नाव 2 घंटे में धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है। डाउन स्ट्रीम 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, और सेम डिस्टेंस अपर स्ट्रीम में 7 घंटे में तय करती है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, x की वैल्यू हमको बतानी है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, आप कहोगे 35/2, 35/2 होता है 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप स्ट्रीम की बात करूं तो 7 घंटे में तय करती है 35 किलोमीटर की दूरी, तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। x की वैल्यू निकालनी है तो d + u/2, यानी कि 17 × 5 = 22, 22.5/2, 22/2 मतलब कितना हो गया 11.25 किलोमीटर प्रति घंटा। इतने तगड़े लेवल के क्वेश्चन थे, अब आप खुद देख लीजिए इतने तगड़े लेवल के क्वेश्चन थे 2022 के। आगे चलते हैं, इन पे तो डिस्कस करना भी कोई समझदारी की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशमा कवर्स 45 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 15 km/h बाई बाइसिकल, 18 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 40 km/h एंड अनदर 6 किलोमीटर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पैदल चलती है। तो एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस कितनी है 45 किलोमीटर, ये 80 है, 8 4 12 125 और 6 131 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है। अपॉन टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, 15 की स्पीड से 45 किलोमीटर गया है वो, इसका मतलब 3 घंटे यहाँ लगे होंगे। ठीक है, 40 की स्पीड से 80 किलोमीटर गया है तो 2 घंटे उसको यहाँ लग रहे होंगे। 2 की स्पीड से 6 किलोमीटर गया है तो 3 घंटे उसको यहाँ लग रहे होंगे। 3 और 3 6 और 2 8, बस आ गया आपका आंसर। 8 से इसमें डिवाइड लगाइए, कितना आएगा 8 चौक 8 एकम 8, कितना हो गया 8 5 13 51 हो गया। 8 6 48, 16.A के ऑप्शन है 16.38 वाला। तो बस आगे हम करते ही नहीं, ऑप्शन पे हमारी नज़र ज़रूर होनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी और आपका टाइम भी बचेगा। 350 किलोमीटर लंबी एक मालगाड़ी 80 सेकंड में 1250 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, तो ट्रेन की स्पीड बताइए। ये कितने मतलब कैसे ही क्वेश्चन है। 350 किलोमीटर उसकी खुद की लंबाई है और 1250 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, इसका मतलब सुरंग और वो खुद की लंबाई को भी पार कर रही होगी। तो कितना हो गया 1600 मीटर हो गया, 80 सेकंड में पार करती है। लेकिन यहाँ तो मीटर पर सेकंड में आएगा, तो इसको चेंज करके 18/5 कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 8 पंजे 40, 4 चौक 16 और 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए CGL 2022 के क्वेश्चन हैं, अभी जो लेटेस्ट आंसर की आई है आपकी, जस्ट अभी जो आपके आंसर की आई है कुछ टाइम पहले, 2-4 दिन पहले, उसमें से उठाए क्वेश्चन है ये।
और 2022 के 4 पेपर हुए थे, चारों में एक एक क्वेश्चन आया था और चारों क्वेश्चन आपके सामने हो जाएंगे। आपका 2022 का लास्ट क्वेश्चन है जो शायद पहले दिन आया था, 2 तारीख को, 2 मार्च को। एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। जब नदी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही होती है तो y की वैल्यू कितनी है? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसे एक स्थान से स्थान पर जाने में 2 घंटे लगते हैं और प्रारंभ बिंदु पर वापस आ जाता है। स्थान से दूरी कितनी दूरी है? दशमलव में बताइए। क्या कहना चाह रहा है? इट टेक्स 2 hours टू रोड प्लेस एंड कम्स बैक टू द इनिशियल पॉइंट। जाने और आने में उसको टोटल 2 घंटे का टाइम लगता है। तो कह रहा है कि उसकी डिस्टेंस कितनी है, ये हमको बतानी है। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था, मतलब पिछले वाले से तो ठीक है एटलीस्ट। हमको पता है कि जाने की जो डाउन स्ट्रीम पे जब ये गया होगा वो डिस्टेंस और आने की जो डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस क्या है? आपस में सेम है। आपस में जब डिस्टेंस सेम है तो डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस आपकी कितनी बन रही है? डाउन स्ट्रीम की आप कहोगे 10 और 4 14, 14.5 बन रही है। और अप स्ट्रीम यानी कि जब वापसी आ रहा है तो 10 - 4 करेंगे तो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड का रेशियो अगर इनके ये है 14.5:5.5 तो टाइम का कितना हो जाएगा? आप इसका उल्टा कर दोगे तो उल्टा करोगे तो यहाँ से रेशियो, अगर रेशियो की बात करें एक्चुअल टाइम लिखे हुए हैं तो 29:11 लिखा हुआ है। टाइम की बात करें तो एक्चुअल टाइम जो है 11:29 का हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कुल मिला के टोटल टाइम कितना हो गया? आप कहोगे 40 की वैल्यू इसने दे रखी है हमको। टोटल टाइम 2 घंटे। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 2 घंटे का, 2 hours का। 40 की वैल्यू 2 है तो किसी में भी वैल्यू पुट कर दीजिए। 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 11 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 11/20 hours। जब इसकी वैल्यू ये होगी तो स्पीड कितनी है? डिस्टेंस निकालनी है ना। स्पीड है 14.5 की, टाइम कितना है? 11/20 का। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी इतना हाई लेवल का क्वेश्चन था, ये भी इतना हाई लेवल का क्वेश्चन था। इसमें आप डिवाइड लगाएंगे तो कैसे करेंगे? इसको मैं कर देता हूँ 29 अपॉन में कर देता हूँ 2। 11 गुणा 29 कितना हो जाएगा? आप कहोगे 9 और 9 2 11 का 1, 2 और 1 3, 319/40। अब एक बात बताइए, ये 320 होता तो 4 8 32 हो जाता, यानी कि 8 बार पूरा डिवाइड हो जाता। लेकिन 1 की कमी रहेगी। 1 की कमी का मतलब 7.98 इसका आंसर हो जाएगा। 7.98 इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग खुला रखिए अपना। यहाँ 319 लिखा हुआ है, अगर बाई चांस 320 होता धोखे से तो आप तुरंत इसको बड़े आराम से काट के 8 लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ 1 की तो कमी है। तो 1/40 का मतलब कितना होता है? 0.02। 0.02 कम जब करोगे तो आप 7.98 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आज के यही क्वेश्चंस थे और मैं मानता हूँ कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी इससे होगी और साथ के साथ आपको यहाँ से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे, ट्रेन के भी, बोट एंड स्टीम के भी। और जो क्वेश्चन लेटेस्ट में आपके आ रखे हैं वो सब आपके यहाँ पे मैंने आपको करवा दिए हैं। तो अब आप जहाँ से भी प्रैक्टिस करेंगे आपको कुछ और अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके यही मिलेंगे। कुछ भी आपको नया कोई कुछ घोट के पिलाने वाला नहीं है, ठीक है। इसकी PDF आपको जो मैंने करवाया है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया करके बता भी दीजिए, कमेंट वगैरह कर दीजिए अगर, जिससे कि मुझे भी लगे कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। इस PDF को ज़रूर अपने पास रखिए। हाँ, लास्ट में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब आप रिवाइज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।